यस, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो ऑडियो क्लियर। बताओ, लास्ट के क्वेश्चन सेशन में अगर कोई डाउट किसी को तो आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लास्ट हमने कुछ क्वेश्चन सेशन किए थे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द डिजाइन ऑफ स्टॉर्म सीवर इन अ ड्रेनेज एरिया, इफ द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज 20 मिनट्स, देन द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल विल बी टेकन एज। ये जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये हमने हाइड्रोलॉजी में डिस्कस किया अच्छे से। वहां पर मैंने आपको आइसोक्रोन्स भी बताए थे कि अगर हमारे पास एक कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया में यहां पर जो मैक्सिमम रिमोटेस्ट पॉइंट होता है इस कैचमेंट एरिया में, उस पॉइंट से लेकर अगर यहाँ पर कोई पानी का मोलिक्यूल है, इस वाटर मोलिक्यूल को आउटलेट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, इसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और हमें इस कैचमेंट एरिया में मैक्सिमम डिस्चार्ज भी तब मिलता है जब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल या उससे ज्यादा हो। अब यहां पर क्वेश्चन ये है, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें फॉर द डिजाइन ऑफ अ स्टॉर्म सीवर, जब आप सीवर को डिजाइन कर रहे हो, स्टॉर्म सीवर को डिजाइन कर रहे हो, स्टॉर्म सीवर जो ड्रेनेज कैरी करती है इन अ ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज एरिया या वाटरशेड, तो उस केस में जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर 20 मिनट्स है, तो बताओ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कितना कंसीडर करोगे? दैट विल बी 20 मिनट्स। क्योंकि हमें मैक्सिमम रेनफॉल, जब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात करते हैं कि किसी भी कैचमेंट एरिया से मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें कब मिल सकता है? जब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो। तो इसीलिए यहां पर अगर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट है, तो उस केस में ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल भी कितनी कंसीडर करके चलते हैं? 20 मिनट्स की। देन उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज 80 ग्राम पर पर्सन पर डे। 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे, इट इज द एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज। तो जब हम पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट में हमने क्या डिस्कस किया था? पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ये एक पैरामीटर है जिसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में कितना कॉस्ट निकल कर आएगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में कितनी कॉस्ट निकल कर आती है, तो हम इसको बता सकते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। तो अगर कोई इंडस्ट्री हमारे पास है, वो कितने लोगों के बराबर बीओडी प्रोड्यूस कर रही है, और एक अगर कोई सिंगल पर्सन इस एवरेज रेट से बीओडी प्रोड्यूस करता है, तो एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज कितनी कंसीडर करके चलते हैं? 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे। तो बिल्कुल सही बात है। 80 ग्राम अगर गिवन नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे वैल्यूज। 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे, 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे, ये एक एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको बतानी हो, तो म्युनिसिपल सीवेज के लिए बीओडी की इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी वैल्यूज होती है? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बीओडी 5 जो हमारे पास होती है 100 से 100 से 500। लेकिन एक वैल्यू अगर लेनी हो तो हमें 300 मिलीग्राम पर लीटर, एक एवरेज वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 300 मिलीग्राम पर लीटर, राइट, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बीओडी। तो अगर एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी बतानी हो डोमेस्टिक सीवेज की पर कैपिटा पर डे की टर्म में, देन इट विल बी 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। डिजोल्व ऑक्सीजन लेस देन 4 ppm इज डिटरमिनेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ फिशेस। बिल्कुल सही बात है। सर्वाइवल ऑफ फिशेस, एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम डीओ पानी में होनी चाहिए, दैट मस्ट बी 4 ppm। उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 4 ppm तो होनी चाहिए। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन इससे कम हो जाती है, इट विल बी डिट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, और सर्वाइवल ऑफ फिशेस, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो मिनिमम डीओ कितनी होनी चाहिए? 4 ppm होनी चाहिए। तो दोनों विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू? तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ट्रू है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ट्रू है यहां पर। स्टेटमेंट नंबर 1, टर्बिडिटी इज मेजर ऑन द टर्बिडिटी इज मेजर फोटोमेट्रिकली। बताइएगा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। टर्बिडिटी को मेजर करते हैं फोटोमेट्रिकली। फोटोमीटर्स, फोटोमीटर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जिसपे जब लाइट आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, और फिर हम करंट को मैच करवाते हैं। तो एक टेस्ट सैंपल होता है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल होता है। तो यस, टर्बिडिटी इज मेजर फोटोमेट्रिकली। फर्स्ट क्वेश्चन एचपी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन में टर्म है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको सीवर डिजाइन करना है, अगर आपको सीवर डिजाइन करना है, सीवर का डायमीटर जो हमने क्लास में डिस्कस किया था,
कि जब भी हम सीवर को डिजाइन करेंगे तो सीवर को डिजाइन करने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए सीवर को डिजाइन किया जाता है और उसको चेक किया जाता है मिनिमम डिस्चार्ज पर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। ये हम डिस्कस करके आए हैं क्लास के अंदर। तो आपके पास बोला गया कि आपको डिजाइनिंग करनी है स्टॉर्म सीवर की। स्टॉर्म सीवर का मतलब कि ये एक ऐसी सीवर जिसमें ड्रेनेज कैरी करेगी, जो बारिश की वजह से जो रन ऑफ आएगा वो कैरी करेगी। तो आपको स्टॉर्म सीवर की डिजाइनिंग करनी है ड्रेनेज एरिया के अंदर। ड्रेनेज एरिया मतलब कैचमेंट एरिया के अंदर। इफ द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट है तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल आप कितनी कंसीडर करोगे? तो जब हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए होगा, और मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें तभी मिलेगा जब सभी एरिया से, उस ड्रेनेज एरिया के हर एक पॉइंट से पानी फ्लो करके आए, तो ही हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। हाइड्रोलॉजी में भी हमने टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हाइड्रोग्राफ्स के अंदर, कि यहां पर जब पानी, मान लो ये रिमोटेस्ट पॉइंट है, इस आउटलेट पॉइंट से सबसे दूर वाला पॉइंट ये है, और इस वाले यहां पर अगर कोई पानी का मोलिक्यूल है, इस मोलिक्यूल को आउटलेट तक पहुंचने में मान लेते हैं कि 2 घंटे लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे। तो अगर इस कैचमेंट एरिया में बारिश जो आई सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है, तो यहां पर हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस कैचमेंट एरिया में बारिश 2 घंटे या 2 से ज्यादा टाइम के लिए आती है, तो उस केस में कैचमेंट का हर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा रन ऑफ के अंदर। तो उस केस में हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो अगर आपको डिजाइनिंग करनी है सीवर की, अगर आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आपको डिस्चार्ज मैक्सिमम तभी मिलेगा जब रेनफॉल की ड्यूरेशन किससे ज्यादा हो या किसके इक्वल हो? टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की। अगर रेनफॉल टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी तो ही हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट्स है तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कितनी कंसीडर करके चलेंगे? दैट विल बी 20 मिनट्स कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अच्छा, एक चीज बता दो, ये जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है इसको निकालते कैसे हैं? मेरे को कमेंट करके बताइएगा। हाइड्रोलॉजी में बताया हुआ है मैंने। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का तरीका है, इक्वेशन थी, क्या नाम बोलते हैं उसको? इक्वेशन याद है किसी को? हाइड्रोलॉजी में हमने डिस्कस किया है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने रैशनल मेथड में भी डिस्कस किया था और हाइड्रोग्राफ में भी डिस्कस हुआ था हमारे पास। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का तरीका, उसका एक इक्वेशन है हमारे पास, याद है किसी को? हिंट दे देता हूं आपको, के से नाम होता है उसका। के से नाम है, याद आ रहा होगा आपको? टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालने का इक्वेशन के से नाम है उसका। किरपिच इक्वेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? किरपिच इक्वेशन। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3, टर्बिडिटी इज मेजर्ड फोटोमेट्रिकली। बिल्कुल सही बात है। टर्बिडिटी फोटोमीटर्स का यूज करते हैं, अभी बताया। फोटोमीटर, सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो नेफ्लोमीटर और बेलिस। बेलिस ने फोटोमीटर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रखा हुआ था, और नेफ्लोमीटर ने फोटोमीटर्स को रखा है 90 डिग्री पर, जो इंसिडेंट रे है उसके 90 डिग्री पर। तो जो लाइट स्कैटर करेगी 90 डिग्री से, तो वहां फोटोमीटर्स रखे हुए हैं, तो वहां पर लाइट करंट प्रोड्यूस करती है। तो टर्बिडिटी इज मेजर फोटोमेट्रिकली, बिल्कुल सही बात है। टर्बिडिटी रोड कंसिस्ट ऑफ एन एल्यूमिनियम रोड। ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रोड होती है, टर्बिडिटी रोड एल्यूमिनियम रोड होती है, विच इज ग्रेजुएटेड सो एज टू गिव द टर्बिडिटी इन सिलिका यूनिट्स। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रोड होती है, और इस रोड को क्या करते हैं हम लोग? पानी में इंसर्ट करते हैं, और इस रोड के बॉटम पर, ये जो रोड है हमारे पास, इसके बॉटम पर क्या लगी होती है? निडल, प्लेटिनम की निडल लगी होती है। और इस रोड को हम किस में लेकर आते हैं? पानी के अंदर डालते हैं, और ऊपर से हम क्या देख रहे होते हैं? ऊपर से हम देख रहे होते हैं इस निडल को। तो जो लाइट आएगी, लाइट इस निडल से स्ट्राइक करती है, और हमारी आंखों में रिफ्लेक्शन आता है इस निडल का। तो हम कॉन्टिन्यूसली इस निडल को पानी के अंदर इमर्स करते जाते हैं, इसको डाउन करते रहते हैं। कब तक? जब तक निडल दिख रही है। एक टाइम पर निडल दिखनी बंद हो जाएगी, तो वो डेप्थ हम नोट कर लेते हैं कि ये वो डेप्थ निकल कर आती है जिसमें निडल सीजिस टू बी सीन, निडल दिखनी बंद हो गई है। और जिस भी डेप्थ पर निडल दिखनी बंद हो जाती है, उसके कोरस्पोंडिंग हम आंसर रिपोर्ट कर देते हैं कि पानी की टर्बिडिटी x मिलीग्राम पर लीटर है। और इसका भी रीजन मैंने बताया था कि कैलिब्रेशन टेक्निक इन्वॉल्व है, और कैलिब्रेशन करने के लिए आपने सिलिका डाइऑक्साइड का यूज किया हुआ है। कैलिब्रेशन करते हैं सिलिका डाइऑक्साइड। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? इंडिविजुअली ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे? इंडिविजुअली ट्रू है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्रेश, जो फ्रेश सीवेज है क्रिएट्स वेरी फॉल ओडर। बताओ, फ्रेश सीवेज बोल दिया इसने। हाँ, प्लेटिनम निडल, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। प्लेटिनम निडल बताया मैंने, बॉटम पे यूज होती है प्लेटिनम निडल। ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रोड, रोड के बॉटम पे लगी होती है प्लेटिनम निडल, उसी को हम देख रहे होते हैं। फ्रेश सीवेज क्रिएट्स वेरी फॉल ओडर, क्या ये बात सही है? बताओ, आप लोग बताओ।
फ्रेश सीवेज है, फ्रेश वर्ड ये ध्यान रखिएगा, फ्रेश बोला हुआ है, तो फ्रेश सीवेज क्रिएट करता है वेरी फोल ओडर। तो ये बात क्या है, गलत है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि सेप्टिक सीवेज जो होता है वो फोल ओडर क्रिएट करता है। टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिकम्पोजिशन चलती रहती है तो सीवेज क्या हो जाता है, सेप्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सेप्टिक सीवेज होता है तो ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है फोल ओडर को। जो फ्रेश सीवेज होता है ये तो एल्केलाइन नेचर का होता है, फ्रेश सीवेज जो होता है हमारा ये एल्केलाइन नेचर का होता है, ये फ्रेश सीवेज एल्केलाइन नेचर का होता है। तो ये इसमें कोई फोल ओडर नहीं आती, टाइम के रिस्पेक्ट में डिकम्पोजिशन होगा, सेप्टिक सीवेज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फोल ओडर्स आती है। फोल ओडर्स में भी H2S अनसेंट्री कंडीशन क्रिएट करता है। गैसेस में भी कौन कौन सी गैसेस होती है, यहां पर मीथेन गैस रिलीज होती है, CO2 होती है, H2S और एमोनिया गैस। मेजर पोर्शन किसका होता है, मीथेन का और CO2 का। 95% से ज्यादा गैसेस यही होती है, अप्रोक्सीमेटली 95%, और जो रेस्ट गैसेस होते हैं वो आपकी H2S और एमोनिया गैस होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स है। व्हेन ऑल द ऑक्सीजन हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीवेज इट बिकम सेप्टिक, बिल्कुल सही बात है। जब सारा का सारा ऑर्गेनिक, जब सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, जब सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा तो उस केस के अंदर आपका जो वेस्ट वाटर है, जो सीवेज है, वो कैसा बन जाता है, सेप्टिक, अनेरोबिक डिकम्पोजिशन, तब फोलो गैसेस क्रिएट होती हैं। ऑर्डर इन वेस्ट वाटर यूजुअली आर कॉज्ड बाय गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही बात है कि वेस्ट वाटर में जो गैसेस रिलीज हो रही है किस वजह से होती हैं, वो ऑर्डर जो आती है गैसेस की वजह से आती है, और ये गैसेस रिलीज होती है जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का अनएरोबिकली। क्योंकि दो डिकम्पोजिशन दो होती है, एक होती है एरोबिक और हमने डिस्कस किया हुआ, एक होती है अनेरोबिक। अनेरोबिक के एंड प्रोडक्ट्स जो बायोमास बनती है इसके अंदर आपको एसिड एल्कोहल गैसेस मिलते हैं। और अब तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि पहले एसिड फॉर्मर्स काम करते हैं और उसके बाद मीथेन फॉर्मर्स काम करते हैं। एसिड फॉर्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, पहले एसिड एल्कोहल बनाते हैं और मीथेन फॉर्मर्स उसी एसिड एल्कोहल को यूज करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन के अंदर। और एरोबिक के एंड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ये सब रहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी। तो आंसर क्या आएगा इसका, सेकंड एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स द सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी। रिवर के अंदर जैसे हमारी कोई रिवर फ्लो कर रही है और यहां पे हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, और ट्रीटमेंट प्लांट से ये आउटफॉल सीवर हमने लगाई हुई है। इस आउटफॉल सीवर से जब हम वेस्ट वाटर को रिवर में डिस्पोज करते हैं तो रिवर में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से रिवर अपने आप को प्योरीफाई करती है। इसको हमने बोला था सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी। और यहां पर हमने ये भी बताया था कि अगर रिवर की सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ज्यादा है तो उस केस में डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट कम देंगे। अगर रिवर की सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी कम आ रही है तो आपको डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा देना होगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी निकालते कैसे हैं, तो हमने बताया था डाइल्यूशन फैक्टर। तो हम यहां पर क्या निकालते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर। और डाइल्यूशन फैक्टर मूविंग कंडीशन के लिए, क्योंकि पानी भी मूव कर रहा है, रिवर वाला भी और वेस्ट वाटर भी, तो उस केस में डिस्चार्ज कंसीडर किया जाता है। रिवर का डिस्चार्ज, सीवेज का डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सीवेज डिस्चार्ज, डाइल्यूशन फैक्टर। अगर ये डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ज्यादा आता है तो मतलब इस केस में क्या हुआ, रिवर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी काफी ज्यादा है, तो नो ट्रीटमेंट वुड बी रिक्वायर्ड, आपको कोई ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिवर अपने आप को प्योरीफाई कर लेती है। तो यहां पर बोला, अच्छा मैकेनिज्म की बात करें तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन में दो मैकेनिज्म हमने डिस्कस की थी। एक हमारे पास फिजिकल मैकेनिज्म होता है और दूसरा हमारे पास होता है बायोकेमिकल। दो मैकेनिज्म हमने डिस्कस की थी, एक होता है फिजिकल और एक होता है बायोकेमिकल। फिजिकल के अंदर हमारे पास केसेस होते हैं डाइल्यूशन, डिस्पर्जन, सेडिमेंटेशन और सनलाइट, तीन पॉइंट्स होते हैं। और बायोकेमिकल के अंदर हमने बताया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि रिवर का जो अपर सरफेस है एरोबिक डिकम्पोजिशन, जो लोअर सरफेस है अनएरोबिक डिकम्पोजिशन। आपको सारी चीजें याद आ रही होंगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स, इसमें क्या बोला, रिटार्ड, इसमें से कौन सा रिटार्ड करता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन को, कौन सा रिटार्ड करता है, हायर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा रखोगे, अगर टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ज्यादा रेट से होगा, तो ये तो नहीं होगा। सनलाइट, सनलाइट जितनी ज्यादा होगी, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है तो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सेटिस्फाइंग दी ऑक्सीजन डिमांड, मतलब इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है कि जो रिटार्ड करता हो। For the same solid content, if the quantity of sludge with moisture content 98% is X, then quantity of sludge with moisture content of 96% will be। अब क्योंकि moisture content चेंज हो गया है, moisture content डिक्रीज कर दिया है आपने, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं,
अगर हम स्लज के मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, बताना जरा कमेंट करके। द रिडक्शन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द स्लज इज नोन एज द, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको? अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, वाटर, अगर हम स्लज में से मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करते हैं, वेरी गुड जेट, इसको बोलते हैं हम लोग थिकनिंग प्रोसेस। थिकनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं जानबूझकर, ताकि स्लज का वॉल्यूम कम निकल कर आए और हमें स्लज डाइजेस्टर का वॉल्यूम कम बनाना पड़े। तो हमने स्लज हैंडलिंग प्रोसेस डिस्कस किए थे। स्लज हैंडलिंग प्रोसेस में याद आपको कि पहले हम प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं, फिर थिकनिंग करते हैं, फिर स्लज की डाइजेशन करवाते हैं डाइजेस्टर में, फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड स्लज बनती है इसके ऊपर ऑपरेशंस चलते हैं। और इस पे पहला ऑपरेशन कंडीशनिंग करते हैं, फिर डीवोटरिंग करते हैं, फिर हीट ड्राइंग करते हैं, फिर इंसिनरेशन करते हैं और फिर डिस्पोजल करते हैं। और जब भी स्लज वाली प्रॉब्लम्स आती है तो एक जनरल फॉर्मूला है आपके पास, वो ध्यान रखिएगा। जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि डेंसिटी ऑफ स्लज 1 इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्लज 1 इनटू में 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट, जो परसेंटेज में रखना है स्लज 1 का, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्लज 2 इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्लज 2 इनटू में 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज 2, परसेंटेज में रखेंगे मॉइस्चर कंटेंट। अब डेंसिटी अगर गिवन नहीं है तो हम सेम मान के चलते हैं, तो डेंसिटी गिवन नहीं है तो हम कैंसिल कर देंगे, दोनों वैल्यू सेम है। क्वांटिटी ऑफ स्लज वन जो फर्स्ट क्वांटिटी जो स्लज 1 है उसकी जो क्वांटिटी है वो x इंटू में 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट जो स्लज 1 का है वो 98 है, इज इक्वल्स टू सेकेंड स्लज का जो बोला गया है कि क्वांटिटी ऑफ स्लज बतानी है जिसका मॉइस्चर कंटेंट 96% हो जाए। तो ये V2 निकालना है आपको, 100 माइनस P2 कितना है 96, तो 2x इज इक्वल्स टू V2 इंटू में 4, तो यहां पर V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी योर x बाय 2। तो V2 का आंसर कितना आ जाएगा, x बाय 2 आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका बॉम्बे, x बाय 2। इसका आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? यूट्रोफिकेशन हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑटोट्रोपिज्म ये भी बताया हुआ है, हीटोट्रोपिज्म ये भी बताया हुआ है। आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन किसको बोला था कि अगर आप किस अपनी वाटर बॉडी के अंदर आप वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते हो किस चीज को, न्यूट्रिएंट्स को, तो अगर वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स के आने की वजह से इस वाटर बॉडी में एल्गी ग्रो कर जाएगी, एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, एल्गल ब्लूम देखने को मिलेगा, एल्गी ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो करनी शुरू कर देगी। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इस यूट्रोफिकेशन को रिमूव करने के लिए आपको करना क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। तो हम ट्रीटमेंट प्लांट में, केमिकल ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट में इन न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर देते हैं। प्राइम पोल्यूटेंट अगर आपसे पूछेगा लेक का, तो लेक का प्राइम पोल्यूटेंट होता है फोस्फोरस। लेक का प्राइम पोल्यूटेंट क्या है, फोस्फोरस। तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अगर आप रोक दोगे तो यूट्रोफिकेशन को रोक सकते हो। बट अगर एल्गी ग्रो कर गई, अगर एल्गी ग्रो कर गई तो एल्गी को खत्म करने के लिए कौन सा सब्सटेंस डालते हैं, कमेंट करो। मान लो एल्गी ग्रो कर गई है, उस एल्गी को रिमूव करना है तो कौन सा केमिकल डाला जाता है एल्गी को रिमूव करने के लिए? वेरी गुड एचपी, कॉपर सल्फेट। उसके लिए कौन सा सब्सटेंस डालते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट या और एक और ऑप्शन बताया था मैंने, एक और पॉइंट बताया था कॉपर सल्फेट के अलावा, कमेंट करो, एक और चीज बताई थी, लाइम। ठीक है, वेरी गुड। तो यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन, न्यूट्रिएंट्स का एक्यूमुलेशन हुआ लीडिंग टू द इकोसिस्टम चेंज, इकोसिस्टम वहां का चेंज हो गया है, ऑब्वियसली बात है, एल्गी वगैरह ग्रो कर गई तो इकोसिस्टम चेंज हो गया। अकरिंग इन इंपाउंडेड वाटर, इंपाउंडेड वाटर मतलब जहां पानी स्टैग्नेंट कंडीशंस में है, तो बिल्कुल सही बात है, यूट्रोफिकेशन फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। ऑटोट्रोप्स, हमने बताया था ऑटोट्रोप्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल्फ फीडर्स होते हैं, जो सेल्फ फीडर्स खुद ही अपना खाना बनाते हैं, जैसे एग्जांपल प्लांट्स, एल्गी वगैरह, ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं और ये इनऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज करते हैं, जैसे CO2 वगैरह, इनऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज करते हैं और अपने खाना खुद बनाते हैं। अब ये रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है या कोई केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है तो इसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स, अगर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है तो हम बोलते हैं इसको केमो ऑटोट्रोप्स। हिटोट्रोप्स जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, किसी और में से ऑर्गेनिक मैटर में से जो कार्बन है उसको कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को कंज्यूम करते हैं। तो यहां पर अगर इनका एनर्जी सोर्स सनलाइट होगा तो फोटो हिटोट्रोप्स बोलेंगे, अगर इनका एनर्जी सोर्स केमिकल होगा तो हम इसको बोलेंगे केमो हिटोट्रोप्स। तो अभी तो सिंपल ऑटोट्रोप्स और हिटोट्रोप्स के बारे में बताना है आपको। ऑटोट्रोप्स, यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रीडोमिनेंटली। ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, रीअरेंज एंड डिकम्पोजिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रीडोमिनेंटली। गलत बात है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल की कॉम्प्लेक्स मटेरियल और वो भी प्रीडोमिनेंटली बोला गया है, तो ये बात गलत होगी। हिटोट्रोप्स
प्रीडोमिनेंस ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द लाइट एनर्जी, यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल दिया, फिर से ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत होगी। तो इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट वन जो है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर यहां पर ये बोलता है कि प्रीडोमिनेंटली वर्ड ना लिखता और सिंपल बोल देता तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी सही थी। बट प्रीडोमिनेंटली यानी ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को पहले डिकम्पोज करता है, प्रीडोमिनेंटली गलत बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, उसको तो टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में। द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 400 मिलीग्राम पर लीटर, बताइएगा जल्दी से, कमेंट करिएगा आंसर। मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब देखो, जब हमें बीओडी निकालनी होगी और बीओडी जब निकालते हैं तो उसके लिए तो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बीओडी निकालते हैं तो टेस्ट परफॉर्म बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवाते हैं 5 दिन के लिए, इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ मल्टीप्लाई डाइल्यूशन फैक्टर, तब जाके बीओडी निकालते हैं। बट यहां पर क्वेश्चन में ग्लूकोज गिवन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन गिवन है और आपको इसकी बीओडी निकालनी है, तो हम इसकी निकाल के आ सकते हैं टीओडी। तो जो टीओडी होगी वही उसकी क्या होगी, अल्टीमेट बीओडी होगी। अपर लिमिट बोला गया है, यानी अल्टीमेट बीओडी होगी। तो जो इसकी टीओडी होगी हम उसी को क्या मान के चलेंगे, दैट विल बी अल्टीमेट बीओडी, राइट। तो यही आपकी सीओडी भी होगी, यही आपकी अल्टीमेट बीओडी भी होगी। अब अल्टीमेट बीओडी निकालनी है यानी आप इसकी टीओडी निकाल सकते हो। और ध्यान रखना, ग्लूकोज के लिए हमने फैक्टर डिस्कस किया था, 1.067 का फैक्टर आता है। तो ग्लूकोज की अगर बात करें तो C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन जब होगा तो ये कन्वर्ट होता है CO2 में और H2 में। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर, किसी ऑर्गेनिक मैटर में अगर C दिख रहा हो आपको, H दिख रहा हो, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो C कन्वर्ट होगा CO2 के अंदर और H कन्वर्ट होगा H2O के अंदर। तो ध्यान रखना इस चीज का, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है जिसमें C और H आपको दिखे। तो C6H12O6, और जब हम इसको अरेंज करते हैं कि 6 मोल कार्बन के इधर 6 मोल बनाओ, इधर हाइड्रोजन के 12 मोल है तो इधर भी 12 होने चाहिए, तो 6 किया। इधर ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए, 12 और 6 18 मोल, तो इधर भी 18 होने चाहिए, 6 पहले ही है तो इधर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 मोल ग्लूकोज 12 मोल ऑक्सीजन को, 1 मोल ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन के लिए 12 मोल ऑक्सीजन चाहिए। और 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना निकल कर आता है, 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन के लिए 192 ग्राम की ऑक्सीजन चाहिए होती है। और हमारे पास ग्लूकोज कितना है, 400 मिलीग्राम। तो 400 मिलीग्राम ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 192 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 400 मिलीग्राम। और ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.067। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 1.067 मल्टीप्लाई 400, तो बताइएगा इसका सोल्व करके कितना आंसर आ रहा है। 1.067 मल्टीप्लाई 400, तो बताओ सोल्व करके कितना आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी 427 मिलीग्राम पर लीटर। तो ध्यान रखना, फैक्टर, फैक्टर इंपोर्टेंट है। CH4 का फैक्टर याद है आप लोगों को, मीथेन के लिए फैक्टर याद है, वेरी गुड। मीथेन के लिए फैक्टर कितना है, 4 है, वेरी गुड। बेंजीन का भी बताया था मैंने, बेंजीन का फैक्टर याद है, C6H6। बेंजीन के लिए फैक्टर याद है किसी को, 3.07, वेरी गुड, ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A 2% solution of sewage sample is kept at an incubation temperature of 20 degrees Celsius. If initial DO and final DO values after 5 days incubation period this and this respectively, the BOD will be. Initial DO given है, final DO given है और BOD पूछा है, बट BOD पूछा है लेकिन किसकी ये मेंशन नहीं किया। इनिशियल DO कितनी है, 8.5। तो BOD कैसे निकालते हैं, BOD हम निकालते हैं इनिशियल DO 8.5 माइनस फाइनल DO 8.5 माइनस 5.5, तो ये आंसर कितना है 3, बट 3 ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट 3 ऑप्शन में गिवन है, तो इसलिए हम बीओडी किसकी निकालेंगे, सैंपल की। अब ध्यान देखना, कई बारी बीओडी मेंशन नहीं करता कि बीओडी किसकी है, तो हमेशा सैंपल की ही निकालना। अगर ये बोल दे कि बीओडी बताओ डाइल्यूटेड सैंपल की, वो पर्टिकुलरली मेंशन करके देगा कि बीओडी हमें डाइल्यूटेड सैंपल की बताओ। तो ये जो टेस्ट सैंपल है, टेस्ट सैंपल की बीओडी ये कई बार लिख भी देता है, कई बार लिखता नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर गिवन नहीं है तो हम टेस्ट सैंपल की ही निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डाइल्यूशन फैक्टर से। अब डाइल्यूशन फैक्टर के लिए कितना होगा, बीओडी के लिए फाइनल वॉल्यूम तो 300 होता है, बट यहां पर लिखा हुआ है 2%। तो इसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि जब भी 2% आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2/100, और ऊपर हमेशा 1 बनाना है। तो जब भी मान लो कोई x% आता है क्वेश्चन में तो x/100 लिखा जाएगा और ऊपर क्या बनाना है, 1। ऊपर 1 तभी बनेगा जब ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो।
ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे तो 1/100/x बन जाएगा, और ये जो 100/x है इसी को क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर। तो 2/100 ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो यहां पर ये बन गया 1/50, और ये 50 क्या हो गया, डाइल्यूशन फैक्टर। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 मल्टीप्लाई 3, 150 विल बी द आंसर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 150 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द अल्टीमेट बीओडी वैल्यू। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चाहिए और एक चीज, एक पॉइंट और देख लीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल दे, अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी, ये बोला गया है कि मैक्सिमम अपर लिमिट बताओ बीओडी की। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि हमें बीओडी बताओ ग्लूकोज की, हमें क्या बताओ, बीओडी बताओ, ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है मैक्सिमम अपर लिमिट, ये नहीं लिखा हुआ है, ये मेंशन नहीं है, सिंपल बोल दिया फाइंड द बीओडी। तो जब वो सिंपल बीओडी आपसे पूछ रहा है तो कौन सी बीओडी होगी हमारी, अगर वो सिंपल बीओडी पूछ रहा है तो कौन सी बीओडी है हमारी, स्टैंडर्ड बीओडी। और स्टैंडर्ड बीओडी हम कौन सी लेके चल रहे हैं अभी, 5 डेज बीओडी। तो हमें फिर 5 डे बीओडी निकालनी होगी। आप बीओडी 5 कैसे निकालोगे, आपने तो कौन सी निकाल दी है, ये जो 427 आंसर दिया है ये कौन सी है, ये अल्टीमेट बीओडी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि 5 डे बीओडी अप्रोक्सीमेटली 0.68% आता है, 0.68 टाइम्स होती है अल्टीमेट बीओडी, या इसको आप 2/3 भी लिख सकते हो, 2/3 ऑफ अल्टीमेट बीओडी। तो 427 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 2/3 मल्टीप्लाई 427, तो ये जो भी आंसर आएगा देन इट विल बी द आंसर ऑफ बीओडी। तो ये आपका बीओडी का आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में बीओडी पूछा है, ये मैक्सिमम अपर लिमिट बोली गई है, इस चीज को थोड़ा आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। अल्टीमेट बीओडी वैल्यू, अल्टीमेट बीओडी वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम एट ऑल द टेम्परेचर। अल्टीमेट बीओडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेट बीओडी तो सेम ही रहती है हर एक टेम्परेचर पर। बीओडी का रेट वेरी करता है, रेट ऑफ बीओडी वेरी करता है। अच्छा ये बताओ बीओडी 6 ज्यादा आएगा या बीओडी 8 ज्यादा आएगा, बीओडी 6 ज्यादा होगा या बीओडी 8 ज्यादा होगा, कमेंट करो। बीओडी 6 या 8, कमेंट करो। बीओडी 6 या बीओडी 8, 6 ज्यादा होगा 8 ज्यादा होगा, बीओडी 8 ज्यादा होगा। तो बीओडी 8 की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 8 डेज विल बी मोर देन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 6 डेज, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि बीओडी 6th डे की ज्यादा आएगी या बीओडी 8th डे की ज्यादा आएगी, 6th डे की बीओडी ज्यादा होगी या 8th डे की बीओडी ज्यादा आएगी। छठे दिन जो बीओडी है वो ज्यादा मिलेगी, 8वें दिन जो बीओडी है वो ज्यादा मिलेगी। वेरी गुड। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 6th डे। तो 6th डे की बीओडी क्या मिलेगी सर, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बीओडी का जो रेट है वो डिक्रीज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन आराम से पढ़ना कि पूछा क्या है यहां पर, राइट। अब देखिएगा इसमें, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। इन एरोबिक कंडीशंस microbial decomposition of organic matter results in the formation of which one of the following। एरोबिक कंडीशन के अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और एंड प्रोडक्ट्स में कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट ये सब बनता है। और जब ये कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट बनते हैं, दीज आर द स्टेबल प्रोडक्ट्स। इनको क्या बोलते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और ये इसको हम एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। अब पॉइंट आपको ये बताना है, ये अनस्टेबल तो पहले हटा दो, बचा ऑप्शन ए और डी। स्टेबल तो है, तो क्या ये प्रोडक्ट क्या ये प्रोडक्ट अनऑब्जेक्शनेबल है या ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्शनेबल है। तो क्या आंसर दोगे, अगेन कॉमन सेंस कि सर ये तो अनऑब्जेक्शनेबल है। आप इससे दिक्कत थोड़ी आ रही है, इसको तो हम यूज कर रहे हैं एज अ मैन्योर, इसको हम एज अ मैन्योर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, अनऑब्जेक्शनेबल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो देखो क्वेश्चन बनाया हुआ है यहां पर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो स्टेबल एंड अनऑब्जेक्शनेबल एंड प्रोडक्ट्स, तो थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस से भी आंसर देंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 12, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पे क्वेश्चन है आपका। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, 1 liter of sewage when allowed to settle for 30 minutes gives a sludge volume of 27 centimeter cube। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। If the dry weight of this sludge is 3 gram, then its sludge volume index will be। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में इसी डाटा पे ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको तो कॉन्सेप्ट याद करना है। आपको ध्यान होगा कि जब हम डिस्कस कर रहे थे किस चीज को, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, किस टॉपिक में पढ़ा हमने, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, कि ये हमारे पास क्या है, एक एरेशन टैंक होता है। इस एरेशन टैंक में जो बायोमास बनती है उसको हम एसएसटी में लेकर जाते हैं, और एसएसटी में जो स्लज होती है इसको दोबारा से रीसर्कुलेट करवाते हैं एरेशन टैंक के अंदर।
तो एरेशन टैंक का वॉल्यूम V, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर बच गए आफ्टर द डिकम्पोजिशन S, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOD, और बायोमास की जो कॉन्सेंट्रेशन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसको MLSS भी बोला था हमने आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो X है। तो इस एरेशन टैंक का जो डिस्चार्ज एंड होता है, इस डिस्चार्ज एंड से हम 1 लीटर वेस्ट वाटर कंसीडर करेंगे और उस 1 लीटर वेस्ट वाटर सैंपल को इस कैलिब्रेटिंग कंटेनर में डाल देते हैं। इस कैलिब्रेटिंग कंटेनर में हम इसको डाल देते हैं, और जब हम इस 1 लीटर वेस्ट वाटर सैंपल को कैलिब्रेटिंग कंटेनर में डालते हैं, यहां पर 1 लीटर वेस्ट वाटर से, तो यहां पर इसमें जो भी सॉलिड्स होगा, इसके अंदर जो भी सॉलिड्स होंगे वो सॉलिड्स क्या करेंगे, वो सेटल होना शुरू करेंगे। और हम इसको टाइम कितना देंगे, सिर्फ 30 मिनट का। 30 मिनट में जो भी सॉलिड सेटल हो गया, 30 मिनट में जो भी सॉलिड सेटल हो गए, उसका हम क्या मेजर कर लेते हैं, वॉल्यूम। 30 मिनट में जितना भी सॉलिड यहां पर सेटल हुआ उसका क्या मेजर किया जाएगा, वॉल्यूम मेजर किया जाएगा। तो और अब इसमें कितने टोटल सॉलिड्स थे वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अभी यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि 1 लीटर सीवेज अलाउड टू सेटल फॉर 30 मिनट्स गिव्स अ स्लज वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब इफ द ड्राई वेट ऑफ दिस स्लज। स्लज का ड्राई वेट का मतलब सॉलिड की बात कर रहा है, इसमें 3 ग्राम सॉलिड है, तो मतलब 3 ग्राम सॉलिड को 30 मिनट का टाइम दिया गया, तो जो भी सॉलिड सेटल हुआ उसका वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर क्यूब, यही मतलब हुआ। बट जब हम स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालते हैं वो हमेशा 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अगर 1 ग्राम सॉलिड हुआ उसको 30 मिनट का टाइम देंगे, तो यहां पर जो सॉलिड सेटल होगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब यानी 9 मिलीलीटर। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होगा 9 मिलीलीटर पर ग्राम। तो ये हमारा आंसर आएगा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स विल बी 9 मिलीलीटर पर ग्राम। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमेशा किसके लिए निकाला जाता है, 1 ग्राम के लिए निकाला जाता है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमेशा 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इफ Q is the average sewage flow from a city of population P, the maximum sewage flow will be। तो ये भी हमने डिस्कस किया क्लास के अंदर कि जो आप फ्लक्चुएशंस बताते हैं, जो आप फ्लक्चुएशंस बताते हैं पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, उसका आंसर कितना आता है। फ्लक्चुएशंस जब आप बताते हैं पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, तो फ्लक्चुएशन होती क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। फ्लक्चुएशन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, इसी को तो बोलते हैं फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में जब लिखते हो तो कितना लिखते हो, 18 प्लस अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट पी, जिसमें पी पॉपुलेशन है कम्युनिटी की इन थाउजेंड्स, पॉपुलेशन लिखनी है आपको 1000 में। तो इफ क्यू इज द एवरेज सीवेज फ्लो, अगर क्यू एवरेज सीवेज फ्लो है यानी एवरेज वैल्यू आपके पास है, तो बताओ मैक्सिमम सीवेज फ्लो कितना होगा, तो फ्लक्चुएशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्लक्चुएशन से एवरेज फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम फ्लो मिल जाएगा, यानी इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज से। एवरेज कितना, क्यू, सो आंसर कितना आएगा आपका, कैपिटल क्यू। तो मैक्सिमम फ्लो आपको मिल जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ब्रांच सीवर में एक सीक्वेंस में आंसर देना, ब्रांच सीवर में कितना फ्लक्चुएशन, अच्छा ब्रांच नहीं, ब्रांच से पहले क्या है, लेटरल। लेटरल सीवर में कितना फ्लक्चुएशन, ब्रांच में कितना, मेन में कितना, आउटफॉल सीवर में कितना। एक सीक्वेंस में आंसर दीजिएगा सभी लोग। लेटरल सीवर में कितना फ्लक्चुएशन होता है, ब्रांच सीवर में कितना होता है, मेन सीवर में कितना होता है, आउटफॉल सीवर में कितना होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही तारे, 4 3 2 1.5, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, gases which are generally evolved during aerobic decomposition of sewage, during aerobic decomposition of sewage, गैसेस बतानी है एरोबिक डिकम्पोजिशन के टाइम पर। तो यहां पर CO2 वगैरह, NH3H2S, CO2 NH3 H2S CH, CO2 NH3 SO2, CO2 NH3 SO2 CH, गैसेस विच आर जनरली इवोल्व ड्यूरिंग द एरोबिक। एरोबिक के टाइम पे तो गैसेस रिलीज नहीं होती, अनएरोबिक के टाइम पे गैसेस रिलीज होती है। ड्यूरिंग द एरोबिक कुछ गैसेस रिलीज होती है, तो यहां पर CO2 NH3 और SO2 जो है, आप इसमें ये वाला आंसर याद रख लीजिएगा, ये वाला आप आंसर मार्क कर लीजिएगा। CO2 NH3 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एरोबिक के टाइम पे, राइट। एंड प्रोडक्ट वो अनएरोबिक के टाइम पे मीथेन वगैरह रिलीज होता है, बट एरोबिक के टाइम पे कुछ गैसेस रिलीज होगी, तो ये CO2 NH3 और SO2, क्योंकि सब्सटेंस ब्रेक होता है तो कुछ CO2 NH3 बना देते हैं। इसको याद कर लीजिए, एक नया क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द रेशियो ऑफ COD एंड TOC इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में रेशियो बतानी है COD और TOC की। COD और TOC की रेशियो कितनी आएगी इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब बताओ सर COD कैसे निकालें, COD तो सर केमिकल वगैरह डाल के निकालना पड़ता है, तो गिवन नहीं है, तो हम इसी के क्या निकाल सकते हैं, TOD। और ग्लूकोज की TOD अभी हमने डिस्कस किया, फैक्टर कितना आता है 1.067, और मान लो ग्लूकोज कितना है X, मान लेते हैं ग्लूकोज कितना है X,
तो इसकी टीओडी है, उसकी सीओडी कितनी मिलेगी 1.067 टाइम्स ऑफ एक्स। अब बचा इसकी टीओसी, टीओसी निकाल दो। तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज की है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। एक मोल ग्लूकोज का वेट कितना है 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन 6 मोल कार्बन के, 6 इंटू 12 72 ग्राम। तो 180 ग्राम ग्लूकोज के अंदर 72 ग्राम कार्बन है, 72 ग्राम, सेंटीमीटर नहीं ग्राम। तो मान लो आप मेरे पास ग्लूकोज x ग्राम में है, x ग्राम में ग्लूकोज में कितना कार्बन होगा 72 डिवाइडेड बाई 180। तो ये डिवाइड कर दो बस, ये डिवाइड कर दो इसको। तो इसको अब 1.067 भी कैसे आता था 192 डिवाइडेड बाई 180 ऐसे करके आया था। तो डिवाइडेड बाई टीओसी, टीओसी कितना है 72 डिवाइडेड बाई 180, तो 180 ऊपर चला जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, तो 192 डिवाइडेड बाई 72 विल बी द आंसर। इसको सोल्व कर दो, 192 डिवाइडेड बाई 72, तो जब सोल्व करोगे देन यू विल गेट 1.96। इस तरीके से हम निकाल देंगे इस चीज को 0.4x। वेरी गुड। तो टीओसी के लिए फैक्टर कितना हमारा 0.4x। ठीक है। Which of the following is the chemical force which helps in affecting the self purification process? केमिकल बताना, ध्यान रखना, केमिकल फोर्स पूछ रहा है। तो डिस्पर्जन फिजिकल है, सनलाइट फिजिकल है, सेडिमेंटेशन फिजिकल है, केमिकल कौन सा है रिडक्शन। केमिकल कौन सा है रिडक्शन, बाकी तो फिजिकल है ना तीनों के तीनों पॉइंट। तो केमिकल कौन सा है यहाँ पे रिडक्शन। द फ्रेश वाटर रीचेज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट अ टेम्परेचर ऑफ, फ्रेश वाटर रीचेज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट अ टेम्परेचर। बताओ, ये तो हमने डिस्कस किया था किसमें, लेक्स की, जब हम डिस्कस कर रहे थे एप्लिम्नियन लेयर, हाइपोलिम्नियन लेयर, उसमें डिस्कस हुआ था। वेरी गुड, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलती है। इसी वजह से जब बॉटम लेयर का टेम्परेचर लेक के अंदर विंटर्स में, विंटर सीजन में जब लेक का बॉटम लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ऊपर चाहे 3 डिग्री हो 2 डिग्री हो तो अब भी मिक्सिंग नहीं होगी। ऊपर 0 डिग्री पे हो गया, आइस कोटिंग देखने को मिलेगी बट मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, ये अच्छे से डिस्कस किया हमने क्लासेस के अंदर। ए वेरी ओल्ड लेक विच हैज ऑलमोस्ट बिकम मार्शी इज नोन एज, बताओ ध्यान से, वेरी ओल्ड लेक जो कि कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, मार्शी लेक के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, सेनेसेंट लेक। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको, सेनेसेंट लेक बोलते हैं। फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इसमें से, कमेंट करो एबीसीडी, फ्रेश वाटर लेक एबीसीडी बताना आपने। फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इसमें, ओलिगोट्रोपिक लेक। ओलिगोट्रोपिक लेक को क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक। प्रोडक्टिविटी लेवल सबसे कम, वेरी लीस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट की। मेसोट्रोपिक लेक की प्रोडक्टिविटी इंटरमीडिएट लेवल की, यूट्रोपिक लेक की प्रोडक्टिविटी हाई लेवल की, और वेरी हाई प्रोडक्टिविटी की लेक प्रैक्टिकली कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, मार्शी एरिया के अंदर, सेनेसेंट लेक। When a sewage is disposed of in a river, the rate of depletion of DO of the river is mainly depends upon। जब हम किसी वेस्ट वाटर को रिवर में डिस्पोज करते हैं, मान लो ये रिवर है और आपने इस ट्रीटमेंट प्लांट से वेस्ट वाटर को लेकर गए और आपने इसमें डिस्पोज कर दिया, तो व्हेन अ सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन अ रिवर, द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ डीओ ऑफ द रिवर, इस रिवर में डीओ खत्म हो रहा है, रेट ऑफ डीओ, तो डिप्लीशन ऑफ द डीओ, इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, बीओडी पे, टीओसी पे, सीओडी पे, डीओ पे। तो आंसर क्या देंगे, बीओडी पे। वाई बीओडी, बिकॉज सर बीओडी किस चीज को इंडिकेट करता है, ये किस चीज का इंडिकेटर है, बीओडी इंडिकेटर है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, और सीओडी किसका इंडिकेटर है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर का। और दिक्कत या कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन किसकी वजह से होती है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करता है। तो बीओडी जितनी ज्यादा होगी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन भी ज्यादा निकल कर आएगा। तो क्या आंसर देंगे, बीओडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फेवरिंग डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन कर रहे हैं और आपको यह बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन, कंडीशन नहीं है फेवर में डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन जब आप करते हैं। When sewage is around 3 to 4 days old, when the diluting water has high DO content, when the diluting water are not used for the purpose of navigation, when the outfall sewer of the city or the treatment plant is situated near some natural water having large volume। तो बताइएगा क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फेवरिंग डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब आप किसी वाटर बॉडी में वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने जा रहे हैं, और जब वाटर को वेस्ट वाटर को वाटर बॉडी में डिस्पोज करेंगे तो इनमें से कौन सा पॉइंट फेवर में नहीं होगा, इनमें से कौन सा पॉइंट फेवर में नहीं होगा,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फेवरिंग डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। तो व्हेन द डाइल्यूटिंग वाटर हैज हाई डीओ, जब डाइल्यूटिंग वाटर की डीओ ज्यादा है, क्या तब आप वेस्ट वाटर को डिस्पोज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर डाइल्यूटिंग वाटर की डीओ बहुत ही कम होगी तब डिस्पोज नहीं करेंगे। जब उसकी डीओ काफी ज्यादा होगी तो हम इसको क्या करेंगे? डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डीओ अच्छी खासी प्रेजेंट रहेगी। वेन सीवेज इज अराउंड 3 to 4 days ओल्ड, जब आपका वेस्ट वाटर 3 से 4 दिन पुराना हो गया है, तो क्या तब आप उसको डिस्पोज करेंगे या नहीं करेंगे डिस्पोज? फर्स्ट सी पॉइंट है, वेयर डाइल्यूटिंग वाटर्स आर नॉट यूज्ड, जब डाइल्यूटिंग वाटर्स यूज नहीं कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन, भाई हमें पता हम इस पानी को यूज नहीं करेंगे अपने नेविगेशन पर्पज के लिए, तब भी डिस्पोज कर सकते हैं। व्हेन द आउटफॉल सीवर ऑफ द सिटी ऑफ और द ट्रीटमेंट प्लांट इज सिचुएटेड नियर सम नेचुरल वाटर हैविंग लार्ज वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब डाइल्यूशन अच्छा खासा मिलेगा, ओशंस वगैरह की बात कर सकते हैं तो अच्छा खासा डाइल्यूशन मिलेगा। तो कौन सा पॉइंट आपको लग रहा है? ऑब्वियसली बात है पॉइंट नंबर ए, व्हेन सीवेज इज अराउंड 3 to 4 days ओल्ड। तो जब आपका सीवेज 3 से 4 दिन पुराना है उस केस में आप डिस्पोज नहीं करोगे, बाकी सारे उसके फेवर्स में है। भाई अगर डाइल्यूशन अच्छा खासा डीओ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लार्ज वॉल्यूम यानी ओशंस के पास मान लो और वो आउटफॉल सीवर है आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूशन वाटर जो है आप जिसमें डाइल्यूशन कर रहे हो जिस वाटर बॉडी में, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं नेविगेशन पर्पज के लिए तो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब बच्चा कौन सा पॉइंट? ऑप्शन ए, व्हेन सीवेज इज अराउंड 3 to 4 days ओल्ड, क्योंकि सीवेज सेप्टिक हो जाएगा, ज्यादा रेट से ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। ट्रीटमेंट सच एज सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, एसेंशियल केमिकल प्रेसिपिटेशंस आर रिक्वायर्ड व्हेन डाइल्यूशन फैक्टर इज, बताइएगा आंसर कितना आएगा? ट्रीटमेंट कौन कौन सा ट्रीटमेंट देना है आपको? सेडिमेंटेशन करना है, स्क्रीनिंग करनी है, एंड एसेंशियल केमिकल प्रेसिपिटेशंस रिक्वायर्ड व्हेन डाइल्यूशन फैक्टर इज इन बिटवीन 150 to 300। 150 to 300 टेबल हमने पढ़ी थी भाई, 500 से ज्यादा होगा तो कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। अगर 150 से कम हो गया तो कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है, और कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के लिए बीओडी कितनी रखनी है? कमेंट करो। सस्पेंडेड सॉइल्स कितना रखना है? सीओडी कितना रखना है? कमेंट करो एक साथ तीनों के पॉइंट। जब कंप्लीट ट्रीटमेंट करोगे लेस देन 150 के लिए तो कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है, और रिवर के लिए बीओडी कितनी रखेंगे? सस्पेंडेड सॉइल्स कितना रखना है और ये कितना रखना है? तो वेरी गुड, बीओडी रखेंगे 20, सस्पेंडेड सॉइल्स कितना होगा? 30 होगा, और आपका सीओडी कितना होगा? 250 होगा। सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम में बी ड्यू टू, सेल्फ प्योरिफिकेशन किस वजह से होगा? डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन। कोएगुलेशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोएगुलेशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है लेना देना से। सीवेज में बी डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट ट्रीटमेंट इनटू अ वाटर बॉडी इफ द डाइल्यूशन इज मोर देन 500। अगर डाइल्यूशन 500 से ज्यादा होगा तो हमें उस केस में कोई सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, वही पॉइंट है। मैच करवाना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, टॉलरेंस लिमिट फॉर द इनलैंड सरफेस। इनलैंड सरफेस के लिए आपको मैच करवाना है। अब इसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, जैसे ये फ्लोराइड हो गया, सल्फाइड, और ये फ्लोराइड, ये हमने डिस्कस नहीं थे क्लास में, तो ये पॉइंट है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। बीओडी 5 के लिए 80 है, इनलैंड रिवर की बात कर रहा है, इनलैंड सरफेस वाटर के लिए, तो बीओडी 5 80 होगा, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स 100 होगा, सल्फाइड के लिए आई थिंक 2 है, और फ्लोराइड के लिए ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट है, तो इसको ध्यान लीजिएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। पीडीएफ तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। दो मैकेनिज्म होती है ना हमारे पास, अटैच ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, दो मैकेनिज्म है, इनमें से कौन सी मैकेनिज्म सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस यूज नहीं करती है? बताओ। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये तो सस्पेंडेड ग्रोथ मैकेनिज्म पे काम करता है। एरेटेड लगून्स, ये भी इसी पे काम करता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये भी इसी पे काम करता है। बचा कौन सा? बायो टावर्स, बायो फिल्टर्स, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, तो ये अटैच ग्रोथ सिस्टम पर काम करते हैं। ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड इन, ऑयल एंड ग्रीस किसमें रिमूव करते हैं? स्कीमिंग टैंक के अंदर, स्कीमिंग टैंक में। डेट्रिटस टैंक और ग्रिड चैम्बर, इनका पर्पस क्या है? ग्रिड को रिमूव करना। और दोनों में डिफरेंस अगर बताएंगे तो ग्रिड चैम्बर से ग्रिड चैम्बर में 0.2 mm वाला पार्टिकल रिमूव किया जाता है, ये इससे बड़े पार्टिकल, ये डिजाइन पार्टिकल होता है, और डेट्रिटस टैंक में इससे छोटे पार्टिकल रिमूव किए जाते हैं। स्क्रीनिंग के अंदर बताइएगा, स्क्रीनिंग में हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव करते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग की बात करते हैं, कोर्स स्क्रीन होती है, मीडियम स्क्रीन होती है, और फाइन स्क्रीन होती है। स्पेसिंग के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। कोर्स स्क्रीन में स्पेसिंग कितनी होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 50 mm। मीडियम स्क्रीन के अंदर स्पेसिंग कितनी होती है? 6 to 40 mm। और फाइन स्क्रीन जब करते हैं तो इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं? 1.5 to 3 mm, जो वायर मैश की फॉर्म में होता है।
1.5 to 3 mm। और जरा इसमें बताइएगा ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन, अच्छा ग्रिड चैम्बर में डिजाइन पार्टिकल कितना है 0.2 mm। इसमें जरा मुझे बता दीजिएगा कि ओवरफ्लो रेट, सेटरिंग वेलोसिटी बोल दो या ओवरफ्लो रेट बोल दो, सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना होता है 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है पर आवर होता है, इसका कंफर्म कर लीजिएगा फिर बताओ मेरे को, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है पर आवर होता है, 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं ओवरफ्लो रेट। इसमें डिटेंशन टाइम कितना होता है, ग्रिड चैम्बर में डिटेंशन टाइम कितना होता है, कमेंट करो, ग्रिड चैम्बर के अंदर डिटेंशन टाइम कितना होता है, 30 to 60 सेकेंड, वेरी गुड, 30 to 60 सेकेंड। भाई जो आंसर दे रहे हैं तो समझ आ रहा है कि वो पढ़कर आए हैं, और मैं आपको स्क्रीन पर ही देख रहा हूं सामने, जो आंसर नहीं दे रहा तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। तो आपको सारी चीजें बताई हुई हैं क्लास के अंदर, एवरीथिंग, सब टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं। तो कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आपको, बाकी तो हमने सब क्लास में कवर किया हुआ है, तो आंसर्स आप लोगों को सबको देने हैं। कम्यूटेटर्स आर इंस्टॉल्ड, कम्यूटेटर्स कहाँ यूज करते हैं, जब हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसमें उसको फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, तो कम्यूटेटर्स भी होते हैं, मैकेरेटर्स भी होते हैं। कम्यूटेटर्स काम करते हैं किसके ऊपर, कटिंग एक्शन के ऊपर, मैकेरेटर्स काम करते हैं ग्राइंडिंग एक्शन के ऊपर। कम्यूटेटर्स कटिंग एक्शन, मैकेरेटर्स ग्राइंडिंग एक्शन पर काम करते हैं। कम्यूटेटर्स कटिंग एक्शन पर, और कहां यूज करते हैं, बिफोर दी फाइन स्क्रीन, बिफोर दी फाइन स्क्रीन यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहीं तो हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव होगा ना, हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स उसको कट करके फिर फाइन पार्टिकल में रखते हैं, फिर इसको डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज करने के लिए मेथड्स होते हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस किए थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ग्रिड चैम्बर शुड अलाउ फॉर सेटलमेंट ऑफ सम हैवी ऑर्गेनिक मटेरियल। बताओ क्या स्टेटमेंट सही है गलत, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द चैनल। ग्रिड चैम्बर, यानी ग्रिड चैम्बर की बात हो रही है, ग्रिड चैम्बर इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ चैनल ऑफ longer length and smaller sectional area. If proportional wear is used, parabolic channel is provided, and when partial flume is used, rectangular section is provided in grid chamber. Which of the following statement is correct? स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कौन सी करेक्ट है आपको, तो बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड, फर्स्ट स्टेटमेंट सर फॉल्स, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा, कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस आर द प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द चैनल, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस यूज करते हैं पार्शियल फ्लूम, ये लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल वियर है पार्शियल फ्लूम, और ये भी बताया था पार्शियल फ्लूम कब यूज करेंगे, जब पैराबोलिक सेक्शन होगा, इसने गलत लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल वियर यूज्ड व्हेन पैराबोलिक चैनल इज प्रोवाइडेड, गलत बात है। प्रोपोर्शनल वियर यूज करते हैं जब रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, पार्शियल फ्लूम यूज करते हैं जब पैराबोलिक सेक्शन होगा, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है इसकी। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द चैनल, सही बात है। ग्रिड चैम्बर इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ चैनल ऑफ लॉन्गर लेंथ, लेंथ इनकी कंपेरेटिवली ज्यादा रखते हैं, एंड स्मॉलर सेक्शनल एरिया, लेंथ ज्यादा, जो डिजाइनिंग लेंथ होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है। रीजन बिंग, ग्रिड चैम्बर के अंदर जब पानी फ्लो करता है, ग्रिड चैम्बर में जब फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो होता है, ट्रांजिशनल फ्लो कंडीशन होती है, और जब पानी एंटर करता है और जब पानी एग्जिट करता है तो यहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो पूरे लेंथ के लोग जो आपने लेंथ डिजाइन की हुई है, इस पूरी लेंथ के लोग फ्लो ट्रांजिशनल बन ही नहीं पाता, क्योंकि स्टार्टिंग में और एग्जिट पर, एंट्रेंस पर और एग्जिट पर फ्लो ट्रांजिशनल नहीं होता, टर्बुलेंट फ्लो रहता है, और हमने तो ट्रांजिशनल करवाना था। इसी वजह से जो लेंथ आपने डिजाइनिंग की, इससे थोड़ी सी ज्यादा लेंथ, 25 से 30% की लेंथ का इंक्रीमेंट करके लेंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि हमारे पास उस पूरी लेंथ में फ्लो कैसा बना रहे, ट्रांजिशनल बना रहे, जितनी लेंथ में हमने माना था ट्रांजिशनल बनेगा, तो इसलिए लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ग्रिड चैम्बर इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ चैनल ऑफ लॉन्गर लेंथ एंड स्मॉलर सेक्शनल एरिया। तो दूसरी और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है, बाकी गलत है। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ स्लज डिपेंड्स अपॉन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ स्लज बतानी है आपको, किस पे डिपेंड करती है, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ स्लज डिपेंड्स अपॉन, स्लज की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्लज की क्वांटिटी, द इनिशियल वाटर कंटेंट एंड वेस्ट वाटर कंपोजिशन, द वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस सब पे डिपेंड करती है। इनिशियल वाटर एंड वेस्ट वाटर कंपोजिशन कैसी है, उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं, मतलब कितने हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं, उसके अंदर बीओडी कितनी है, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा यूज कर रहे हो, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो उन सबके ऊपर ही तो क्या डिपेंड करती है, स्लज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी और स्लज की क्वांटिटी भी। ठीक है भाई, मान लो कि आपने डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा दे दिया, तो स्लज जो बनेगी उसके अंदर बहुत ही कम बनेगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम होगा।
एरेशन भाई मान लो एसएसटी के अंदर बायोमास सेटल कर रही है, एसएसटी में बायोमास सेटल कर रही है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ही कम है, क्योंकि इससे पहले जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया आपने उसकी एफिशिएंसी ज्यादा निकल कर आई, आपने इस तरीके से डिजाइन किया, तो ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ही कम है। अगर इसमें ट्रीटमेंट आपने कम दिया तो ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें ज्यादा मिलेगा। तो स्लज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करेगी ना कि कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज कर रहे हो, कौन सा डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, इन वेस्ट वाटर की कॉम्पोजिशन कितनी है, इसमें बीओडी वगैरह कितनी है, तो ये सब को पॉइंट है, कॉमन सेंस पॉइंट है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन एक्सेस में कॉज करोजन ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही, कल भी डिस्कस होता क्लास के अंदर। 4 ppm of dissolved oxygen, 4 ppm of dissolved oxygen is ensured before discharging the treated sewage in the river, बिल्कुल सही बात है, कम से कम इतनी ऑक्सीजन तो होनी चाहिए। Solubility of oxygen in sewage is about 95% of that in distilled water, ये पॉइंट भी सही है। ऑक्सीजन की जो सोलिबिलिटी है सीवेज में इज अबाउट 95% दैट इन डिस्टिल्ड वाटर, कम होती है क्योंकि सोल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, इसी वजह से सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी बताने के लिए हेनरीज लॉ हमारे पास होता है। हेनरीज लॉ ये बोलता है कि सोलिबिलिटी जो होती है गैसेस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन गैसेस की सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, हेनरीज लॉ। और गैसेस की सोलिबिलिटी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पानी के अंदर सोल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, अगर पानी में सोल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पर भी सोलिबिलिटी कम निकल कर आएगी। सीवेज के अंदर सोल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है डिस्टिल्ड वाटर के कंपैरेटिवली, इसी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम निकल कर आएगी, सोलिबिलिटी कम निकल कर आएगी। द डाइजेस्टेड स्लज फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज रिमूव्ड आफ्टर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, बताओ क्या आंसर बताया था, सेप्टिक टैंक है ये, बताया था मैंने, सेप्टिक टैंक में से जो स्लज होती, क्लीनिंग पीरियड, आपको मैंने क्लीनिंग पीरियड बताया था, बताओ क्लीनिंग पीरियड कितना होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम, एक ड्यूरेशन बताया था ना, रेंज, आपने मिनिमम वाला टाइम बताया है, ड्यूरेशन बताई थी हमने, ड्यूरेशन 6 जो आप बता रहे हो, 6 मंथ जो आप बता रहे हो वो ड्यूरेशन, एक मैंने ये बताया था कि ऑन एन एवरेज एक साल में 2 बारी कर सकते हैं अगर आप 6 मंथ लेके चलते हैं, तो ड्यूरेशन हमने डिस्कस किया था ना 6 से 3 इयर्स का, 6 से 3 साल, मैक्सिमम तो 3 इयर्स है, 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको, 3 साल तक तो कर देना है, तो हमने एक रेंज डिस्कस की थी। तो यहां पर एज पर द ऑप्शंस हमें क्या आंसर देना होगा, 3 इयर्स देना होगा। अच्छा एक सेप्टिक टैंक से रिलेटेड एक पॉइंट और बता दो मुझे, विड्थ के लिए, विड्थ किससे कम नहीं होनी चाहिए, सेप्टिक टैंक की जो विड्थ है किस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, याद है किसी को? सेप्टिक टैंक में जो विड्थ है, वेरी गुड, 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। सिनॉप्सिस, द बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड बैक्टीरिया इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है किस केस के अंदर? एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है किसके अंदर? ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर वेरी करती है। ये भी बताया था हमने कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्गी इसके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है, और साथ में अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है ऑक्सीडेशन पॉन्ड में। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में डिटेंशन टाइम ज्यादा होता है, डिटेंशन टाइम ज्यादा होता है, 2 to 6 वीक का डिटेंशन टाइम होता है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर। ऑक्सीडेशन पॉन्ड एक ओपन चैनल फ्लो होता है यहाँ पर, इसमें कोई पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड को फर्दर क्लासिफाई किया था एरोबिक पॉन्ड, अनएरोबिक पॉन्ड, फैकल्टेटिव पॉन्ड, और यहां पर जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होता है ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पर आपको ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, वहां का टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर डिपेंड करता है लैटिट्यूड कितना उस प्लेस का, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ऑर्गेनिक लोडिंग रेट डिसाइड करते हैं। An aeration basin with a volume this contains mixed liquor with suspended solids, यानी MLSS. The amount of mixed liquor suspended solids in the tank is. क्वेश्चन ये बोल रहा है एक एरेशन टैंक है जिसका वॉल्यूम 400 मीटर क्यूब है, एरेशन टैंक का वॉल्यूम 400 मीटर क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर MLSS कितना है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी जिसको एक्स बोलते हैं, MLSS कितना है इसके अंदर, 1000 मिलीग्राम पर लीटर, 1000 मिलीग्राम पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन में। अमाउंट ऑफ मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स MLSS बताना है किसके अंदर, मास के अंदर, केजी के अंदर। 1 लीटर पानी में इतना है तो इतने पानी में मल्टीप्लाई कर दो, 400 मीटर क्यूब है ना, ये मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर दो लीटर में, मल्टीप्लाई 1000, और ये आंसर आएगा मिलीग्राम, मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दो केजी के अंदर, तो ये आंसर आएगा 400 केजी। तो पानी कितना होगा, 400 केजी होगा। F/m रेशियो भी इंपॉर्टेंट रहता है उसके अंदर, F/m रेशियो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एफिशिएंसी के, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और F/m कैसे निकालते हैं, Q0 S0 डिवाइडेड बाय V इंटू एक्स,
और ये हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है सब चीजें हमने। इफ द एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर आर ईच दिस, देन व्हाट इज द ओवरऑल बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी। बस आपको ये आपके लिए थोड़ा नया पॉइंट है कि फर्स्ट स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, सेकंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, हमने ये डिस्कस किया था कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं क्योंकि इसमें रीसर्कुलेशन का प्रोविजन होता है। अब इसमें भी रीसर्कुलेशन आप सिंगल स्टेज में कर रहे हो या मल्टीपल स्टेज में कर रहे हो, तो उसी के बेसिस पर नाम लिखते हैं इसका, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। बट अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है कि हमने क्या किया, एफिशिएंसी पूछी गई है बीओडी रिमूवल की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की, दोनों की एफिशिएंसी इतनी है, यानी पहले फर्स्ट स्टेज किया हमने, उसके बाद ये सेकंड स्टेज हुआ। अब आपको ओवरऑल एफिशिएंसी बतानी है। फर्स्ट की एफिशिएंसी 65% है, सेकंड स्टेज की भी एफिशिएंसी 65% है, तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी बतानी है कितनी अचीव हुई है। ये तो वैसे भी बता सकते हो कि सर 65% तो पहले रिमूव होगी, इधर से 65 तो आएगी आएगी, 65 तो यहां से रिमूव हो गए ना, 65 तो अब यहां से कितना जाएगा मैटर, इंप्योरिटीज कितनी जाएंगी 35%, 35 का 65 यहां रिमूव हो जाएगा। तो सोल्व कर दो, कितना आएगा बता दो। 65% ना, 2 जीरो हटा दो। सी आंसर आ रहा है तो सोल्व करके सी आंसर आ जाएगा। सिमिलर सा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है। सर जो कल वाले न्यूमेरिकल्स थे 92 क्वेश्चन, शायद वो अलग पीडीएफ है। हाँ, मैंने इसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं, जो हमने कल क्लास में क्वेश्चन किए थे वो शायद खत्म हो गए होंगे। ये वाली पीडीएफ भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है, वो वाले पीडीएफ में क्वेश्चन कम थे तो मैंने इसमें और भी ऐड ऑन कर दिए हैं। तो वो वाली पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ जो है ये भी मैं सेंड कर दूंगा आज ग्रुप में क्लास के बाद। वो तो भेज दी थी, कल ही भेज दी थी हमने, मैंने कल ग्रुप में सेंड कर दी थी, दोनों ग्रुप में सेंड कर दी थी मैंने कल। आगे देखो, एक्टिविटी स्लज, कल वाली क्लास में जो 92 क्वेश्चन थे ना शायद, वो इसके आगे वाला क्वेश्चन यहां पर है। एक्टिवेटेड स्लज इज द, एक्टिवेटेड स्लज क्या होती है, स्लज जो सेकेंडरी टैंक पे बनती है आफ्टर द एरेशन, और जो रिच होती है किसके अंदर, माइक्रोबियल मास, जिसमें बायोमास ज्यादा होता है, इसमें एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होता है, तो दैट इज रिच इन बायोमास। ऑप्शन डी भी पढ़ लीजिएगा, रिच इन न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होती, बायोमास में जो रिच होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो रिच होती है वो है। अजय शर्मा ग्रुप में क्यों नहीं आई यार, ग्रुप में भेजी है मैंने, मेरे को मैसेज कर देना, मैं अलग से भेज दूंगा, वैसे अपलोड भी हो गई होगी, पैनल पे चेक कर लेना, वो अपलोड भी हो गई होगी। तो इसका आंसर सी आएगा भाई। अजय शर्मा पैनल पे चेक कर लेना, अपलोड भी हो गई होगी फाइल अब तक तो। ठीक है, नहीं होगी तो मैं अभी अपलोड करवा दूंगा, ये वाली भी और वो दोनों करा दूंगा अपलोड। यूनिट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स कंटेमिनेंट रिमूवल बाय, दो चीज बताई थी हमने, एक यूनिट ऑपरेशंस होते हैं और एक यूनिट प्रोसेस होते हैं। यूनिट ऑपरेशन जो फिजिकल सेपरेशन रहता है, दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल सेपरेशन या फिजिकल प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस में क्या होंगे, बायोलॉजिकल और केमिकल, बायोकेमिकल भी बोल सकते हो यूनिट प्रोसेस। बताओ, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये तो बायोकेमिकल हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन ये भी बायोकेमिकल आएगा, फिजिकल यूनिट ऑपरेशन में क्या होते हैं, फिजिकल होते हैं। तो यूनिट ऑपरेशन जैसे आप सेडिमेंटेशन से पार्टिकल को सेटल करवा रहे हो, तो वो सब क्या है आपके, मिक्सिंग कर रहे हो पानी के अंदर, ये सब क्या आपके यूनिट ऑपरेशंस है। मैच करना आपको कंटेमिनेंट और यूनिट ऑपरेशंस, प्रोसेस, ट्रीटमेंट सिस्टम, कौन सा ट्रीटमेंट सिस्टम यूज किया जा रहा है ये बताना आपको। सस्पेंडेड सॉलिड्स, पैथोजन, फोस्फोरस, रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स, रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात हो रही है। सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए मेटल सोल्ट एडिशन, फ्लोटेशन, कार्बन एब्जॉर्प्शन, क्लोरीनेशन, ऑब्वियसली बात है, एक ही बचा, फ्लोटेशन ही करवाएंगे। सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्लोटेशन, डिसॉल्व एयर फ्लोटेशन, डीएएफ, हमने थिकनिंग में डिस्कस किया था कि एक कंटेनर होगा, कंटेनर के बॉटम से क्या करवाते हैं, एयर की सप्लाई, और जब एयर की सप्लाई करवाएंगे तो गैस बबल्स बनेंगे, बबल्स अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर जाएंगे सरफेस के ऊपर, तो ये पार्टिकल यहां फ्लोट करेंगे और यहां से इन पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। हमने डिस्कस किया था ये डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन टेक्निक। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए फ्लोटेशन करवा सकते हैं। फिर क्या है, पैथोजेंस, पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए ये सभी लोग बता सकते हैं, क्लोरीनेशन करेंगे। हाँ, क्लोरीन गैस हमने यूज की थी उसके अंदर, स्किमिंग टैंक के अंदर, एंजाइम्स को जब खत्म करना हो, इमल्सिफिकेशन फॉर्म में जब रहते हैं ऑयल के पार्टिकल्स, वो इमल्सिफाइड फॉर्म में रहते हैं, उनको बनाने के लिए वहां क्लोरीन गैस। यहां हम डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं, ये हम डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं। ये थिकनिंग प्रोसेस में डिस्कस किया था हमने, तीन टाइप के डिस्कस किए थे, ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगेशन और ये डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन, तीन मेथड डिस्कस किए थे हमने। सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्लोटेशन, पैथोजन के लिए क्या आएगा, क्लोरीनेशन।
फोस्फोरस रिफ्रैक्ट्री, फोस्फोरस को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मेटल सोल्ट एडिशन। और मेटल सोल्ट एडिशन के भी जैसे आप बात कर सकते हैं जो कॉपर सल्फेट, नॉट कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, फोस्फोरस को रिमूव करने के लिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, कोपरस जिसको बोलते हैं, कोपरस जिसको बोलते हैं आयरन के सोल्ट्स। तो अगर पूछता है कि फोस्फोरस को रिमूव करना है, तो फोस्फोरस को रिमूव करने के लिए हमने पहले भी बताया था आयरन के जो सोल्ट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, फेरिक फोस्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं और वो रिमूव हो जाता है फोस्फोरस वहां से। रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो कार्बन एड्सॉर्प्शन, एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह यूज कर सकते हैं, तो कार्बन एड्सॉर्प्शन, रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको रिमूव करा सकते हैं यहां से। Consider the following statements. Oxygen in oxidation pond. Oxygen in oxidation pond is supplied by algae photosynthesis. सही बात है, क्लियर है, सही बात है भाई। एल्गी क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है। ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज सप्लाइड बाय सरफेस रीएरेशन, ये बात भी सही है। और ओपन एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन आती रहती है, सरफेस रीएरेशन। सॉलिड्स एट द बॉटम ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड आर डिकम्पोज अनएरोबिकली, ये बात भी सही है। तो तीनों पॉइंट सही है इसमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए, तीनों पॉइंट्स यहां पे करेक्ट है। ये सब हमने क्लास में किया हुआ है, एवरी पॉइंट। फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस आर जनरली इंक्लूड्स इन द, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस किसमें होते हैं, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस किसमें बताते हैं, प्राइमरी सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम। यहां पर आंसर जो देंगे प्राइमरी सिस्टम। अगर ये एक और यूज कर लेता वर्ड प्रीलिमिनरी सिस्टम, तो प्रीलिमिनरी आंसर आता, क्योंकि प्रीलिमिनरी में तो यूज कर रहे थे जो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस है, या प्रोपोर्शनल वियर जो डिस्चार्ज को मेजर करता है, फ्लो को मेजर करता है, तो प्रीलिमिनरी सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, तो प्राइमरी सिस्टम के अंदर। बात याद होगी आपको। तो फ्लो अगर ये प्रीलिमिनरी बोलते तो प्रीलिमिनरी आंसर दे देते, बट इसने प्राइमरी बोला तो हम प्राइमरी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। What is the head loss through the screen? The velocity through the screen is not allowed to exceed this one, and velocity above the screen is this one. Assume the screen opening get half globe. थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूला तो याद है सबको, हेड लॉस का फॉर्मूला कितना होता है, 0.0729 इंटू में वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये है। और स्क्रीन क्या बोल दिया, हाफ ग्लोब। अगर स्क्रीन हाफ ग्लोब है तो वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो वी की जगह 2 टाइम्स होगी, 0.0729, वी की जगह 2v, वी कितना है 0.9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 1.8, तो 1.8 का स्क्वायर माइनस यू कितनी है 0.71, 0.71 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व करने में टाइम लगेगा बस आपको, और कुछ नहीं है। तो 0.2, अगर ये ना बोलता हाफ ग्लोब तो सिंपल आता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी रखते हैं 0.9। अब इसने हाफ ग्लोब बोल दिया तो मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी, इसलिए हम 2 टाइम्स, तो 1.8 कर देंगे। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, हेड लॉस। द बायोलॉजिकल फिल्म, द बायोलॉजिकल फिल्म ओवर द फिल्टरिंग मीडिया पार्टिकल इन ट्रिकलिंग फिल्टर विल हैव, बताओ। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, कि हम बोलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर इट इज द एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम, बट इसके ऊपर जो बायोलॉजिकल लेयर्स होती है, जो स्लाइम लेयर बनी होती है, वो एरोबिक भी होती है और अनएरोबिक भी होती है। तो वही क्वेश्चन है, एरोबिक भी होती है और इसमें अनएरोबिक भी होता है, तो दोनों होती है। बायोलॉजिकल फिल्म ओवर द फिल्टरिंग मीडियम पार्टिकल इन ट्रिकलिंग फिल्टर विल हैव एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक। डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इज टू बी डन फॉर ट्रिक, अब ये पॉइंट मैंने नहीं बताया, इसको ध्यान रखना है। ट्रिकलिंग फिल्टर की जो डिजाइनिंग होती है उसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज फ्लो, ध्यान रखना इस चीज को, ये मैंने नहीं बताया था आपको। ट्रिकलिंग फिल्टर की जब डिजाइनिंग करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर की डिजाइनिंग करने के लिए एवरेज फ्लो लिया जाता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन फॉर द एवरेज फ्लो, बस इतना ध्यान रखना आपको, ये हमने पॉइंट नहीं डिस्कस किया क्लास के अंदर। ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन फॉर एवरेज फ्लो। What is the value of recirculation factor if the recirculation ratio is 2? फॉर्मूला याद है सबको, recirculation factor बताना है। फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 0.1 आर का होल स्क्वायर, दिस वन, ये फॉर्मूला हमारे पास था। तो आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 प्लस 2 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 इंटू 2 यानी 0.2, 1 प्लस 0.2 यानी 1.2, तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 यानी 1/4 हो जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10/4 इंटू में 12/10, 100 कितना हो गया 12×48, यानी ऑलमोस्ट इसको 2 मान के 50 मान के चलो, तो ये ऑलमोस्ट 2। अगर ये वैल्यू 50 है, ज्यादा होगी तो वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर 2.08, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा तो 2.08 आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, 48-50 तो ज्यादा गैप नहीं, तो यहां से हम बता देंगे। A combination of sludge, scum, and liquid pump from septic tank or cesspool. Cesspool is known as septage. उसको क्या बोलते हैं? septage बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्लज, स्कम एंड लिक्विड, जो आप सेप्टिक टैंक से निकाल रहे हैं, स्लज, स्कम और लिक्विड कॉम्बिनेशन, इसको बोला जाता है सेप्टेज। दैट इज नेम्ड एज द सेप्टेज। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स। बाकी क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, तो ये सब आप एवरी देख लीजिएगा, बाकी को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये इसको एक बार आप देख लीजिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक बार मेरे को फीडबैक दे दो कि ये सारी चीजें क्लियर होगी, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किए सब? कोई नया क्वेश्चन, एक दो नए क्वेश्चन लगे होंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन नए लगे होंगे आपको। बाकी तो सब करेक्ट किए हुए हैं हमने क्लास के अंदर, सारे क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किए हुए हैं। तो बस अब आपको पढ़ना है एनवायरमेंट, रिवाइज करना है। हमने अपनी तरफ से सारा कंप्लीट करवा दिया एनवायरमेंट, अब आपकी बारी है जस्ट रिवाइज करो एनवायरमेंट को, ठीक है। तो अब नया सब्जेक्ट, कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है सोम, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे कल से। ओके, थैंक यू एवरीवन।